अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। तो इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसका फार्मूला क्या है। इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया कि इसके मैक्सिमम मिनिमम होने के क्या केसेस होते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस की हैं। आज हमारी इसकी एप्लीकेशन है, अगर ये लॉन्ग में आता है तो साथ इसकी एप्लीकेशन भी आने का चांसेस होते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन जो है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है एक सरफेस में जिसमें एक चार्ज इनक्लोज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कोई एक सरफेस कंसीडर करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, कंसीडर कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है। ठीक है, अब अगर स्फीयर है तो स्फेरिकल शेप के अंदर उसका एक चार्ज इनक्लोज होगा और उसकी वजह से जो क्रिएट होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द होल सरफेस। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी उसके सारे मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और ये पूरा लॉन्ग उसमें लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगर हम एक सरफेस को इनक्लोज कर रहे हैं तो हम साथ पहले डायग्राम को बना लेते हैं। तो डायग्राम के बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ मेंशन करूंगा ताकि आपको डायग्राम के बाद अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप है, तो इसमें एक चार्ज इनक्लोज है। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने कंसीडर क्या किया है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड कैलकुलेट फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज क्यू इनसाइड स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर के इनसाइड जो चार्ज है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब जो बेसिक रीजन है वो ये है कि सरफेस का जो एरिया होता है, ये स्फीयर का जो एरिया होता है ये कर्व्ड होता है। अब आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले जो टॉपिक है उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट ए वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इनके बिटवीन जो डायरेक्शन होगी या इनका एंगल जो होगा वो भी हमें यूज करना होता है उस क्वेश्चन के लिए या उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो वेक्टर एरिया जो होता है वो तो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर से ड्रॉ किया जाता है। तो हमारे पास एरिया शुड बी फ्लैट, एरिया को फ्लैट होना जरूरी है। लेकिन यहां पर एरिया स्फीयर का क्या होगा, कर्व्ड है। तो उसको फ्लैट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें बेसिकली फ्लैट करने के लिए एरिया को नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ पैचेस में इसको हम डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल, जितना इसका सरफेस एरिया स्मॉल होगा, अगर छोटे छोटे जितने छोटे पैच बनेंगे उतना ये जो कर्व्ड एरिया है ये एज ए फ्लैट बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं एरिया शुड बी फ्लैट। जब एरिया को फ्लैट होना जरूरी है तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड एरिया इनटू नंबर ऑफ पैचेस। हम पैच बनाएंगे, जैसा कि हम कह सकते हैं A1 A2 से लेके AN तक, एंड देयर वेक्टर एरिया del A1 del A2 से लेकर del AN तक। ठीक है, तो टोटल एरिया को हमने क्या कर दिया, पैचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्मॉल एरिया में। अब जब स्मॉल एरिया में डिवाइड कर दिया तो उनका जो वेक्टर एरिया है वो बेसिकली उसी एरिया का, अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दें तो उनका वेक्टर एरिया बन जाता है। तो डेल A1 का वेक्टर एरिया डेल A1 डायरेक्शन के साथ, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ, इसी तरह डेल A2 का वेक्टर एरिया भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ। तो सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया में सिर्फ यही फर्क है कि सरफेस एरिया के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दें तो वो एक वेक्टर एरिया कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पर वर्ड यूज कर देते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इनके
अराउंड जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उस एरिया से पास आउट होगी वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। एंड देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आर E1 A1 से E2 से लेकर En तक आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए भी रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज कर लें ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि डेल A1 से जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, हमने किया कि स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया ताकि उनका जो सरफेस एरिया है वो फ्लैट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। तो अगर ये एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सर्फ पैच बनाया तो ये पैच एज ए फ्लैट एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से निकलने वाली इस जो चार्ज की लाइन होगी बेसिकली इस तरह से निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और साथ ही जो फ्लैट एरिया है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में ही बनेगा। ये वेक्टर एरिया दोनों ही पैरेलल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज डायग्रामेटिकली तो क्लियर हो गई। अब नंबर ऑफ पैचेस हैं तो हम हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि फाई जो होता है वो ई डॉट ए। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें हर पैच का फ्लक्स निकाल के उसको एंड पे सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू से लेकर फाई एन तक। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो इसी पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई वन जो होगा वो E1 और डेल A1 के बिटवीन होगा। ठीक है, प्लस जो फाई टू है वो E2 डॉट डेल A2, एरिया 2 से जो निकलने वाली इंटेंसिटी होगी वो E2 कहलाएगी। इसी तरह सो ऑन En डॉट डेल AN। ठीक है, अब इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट इसको ओपन कर दें तो ये बनेगा E1 डेल A1 कॉस थीटा 1 प्लस E2 डेल A2 कॉस थीटा 2 प्लस सो ऑन En डेल AN एंड कॉस थीटा n। ठीक है, अब आपको पता है हमने यहां पर देखा कि अगर एक पैच के लिए इसका वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पैरेलल हैं तो पैरेलल वेक्टर्स का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं all angles between E and A are 0 डिग्री। ठीक है, तो हम कह देंगे थीटा 1 थीटा 2 से लेके थीटा n ये किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है। तो फिर cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस सारी इक्वेशन में cos थीटा जहां पर भी होगा वहां क्या कर देंगे, 1 कर दें, तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन ए। ठीक है, तो हम क्या देंगे, पुट इन इक्वेशन ए वी गेट, हमारे पास क्या आ गया आंसर। हम इसका आंसर अब यहां पर लिखने लगे हैं। तो फ्लक्स हमारे पास जो है वो ये बन गया E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 En डेल AN। ठीक हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली एक चार्ज की वजह से है। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उस चार्ज का फॉर्मूला में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है,
तो यही चीज हमारे पास, अगर हमें सारी इंटेंसिटी इक्वल है तो इन सबको अगर हम इक्वल करें तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 En विच इज इक्वल टू E, ठीक है, जो कि इस चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास ये सारी की सारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो हम E1 प्लस E2 प्लस En सबको क्या कर देंगे, E के इक्वल लेट कर देंगे। यहां पर हमारी इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारा E कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये सारे इक्वल हैं तो E कॉमन आ जाएगा इसमें, और क्या बचेगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल AN। और ये सारे पैचेस अगर हम एरिया के ऐड कर दें जो इनमें हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास इस सरफेस का टोटल एरिया आ जाएगा। तो जो सारे पैचेस छोटे छोटे हैं उनको ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ सरफेस, तो E जो है वो 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख दी। और ये जो सारा एरिया ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया किसके इक्वल होता है, 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4πr स्क्वायर। हम यहां पर इसको लिख देते हैं। तो फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर डॉट टोटल एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, 4πr स्क्वायर। ये 4πr स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन क्लोज स्फीयर, ठीक है। एक स्फीयर में अगर एक चार्ज इनक्लोज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं 1/ε0 के साथ, ठीक है। उस अब यहां पर से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस सरफेस में उसकी जो डिपेंडेंस है उसका भी पता चलता है कि ये ना तो शेप पर डिपेंड करता है ना उसके साइज पर डिपेंड करता है किसी सरफेस के। ये सिर्फ सरफेस की में कितने चार्ज हैं, चार्ज पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, मीडियम बिटवीन द चार्ज, ठीक है, उन चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। अगर तो वो मीडियम सिंपल फ्री स्पेस है तो ये ε0 लग जाएगा। अगर कोई और मीडियम ही आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई एयर है, ठीक है, वाटर है, या कोई और मेटल है, तो उसके लिए ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0 और εr भी साथ आ जाएगा। तो ये तो हम ये ε0 और ε0 ये चीज़ें हम पहले कूलम लॉ में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि परमिटिविटी क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी किस तरह ऐड होती है और ये इनका मकसद क्या होता है। ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस की हुई हैं। तो आई होप कि आपको ये पहले से पता होंगी अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसकी डिपेंडेंस भी बताना चाहें तो डिपेंडेंस भी अच्छे से बता सकते हैं। किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस पर डिपेंड करेगा। सेकंड नंबर पे किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम फ्लक्स किसी सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पर, क्योंकि हमें देखें फॉर्मूले में एक ही चीज नजर आ रही है, चार्ज और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मीडियम पर डिपेंडेंस है और चार्ज पर डिपेंडेंस है, ना साइज पर डिपेंड करेगा ना ही इसकी शेप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ आई होगी। इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम इसकी बनाएंगे, डायग्राम के बाद इसको इस तरह से मैथमेटिकल स्टेप्स इसके हैं जो तकरीबन कंप्लीट हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से कवर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।